Good morning, dear students. Today we will discuss depression of freezing point, which is the qualitative properties of solution. विलयन के अणुसंघ गुणधर्म उसकी तीसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है हिमांक का अवनमन, उसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हिमांक क्या है, और हिमांक को जानने से पहले फिर एक बार ध्यान से समझते हैं, रिमाइंड करते हैं कि अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं। अर्थात विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करते हैं कि अगर उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या अंतर आएगा, घटाएंगे तो क्या अंतर आएगा, इस पर डिपेंड करते हैं। उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि एक्चुअली हिमांक में अवनमन कैसे होता है, अर्थात उसके हिमांक में कमी कैसे होती है, घटता कैसे है, और ये क्यों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को जनरली सिंपली डिफाइन करें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, अर्थात वह है निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था से जिस समय ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग हिमांक के नाम से जानते हैं। अगर इसको ठीक से प्रैक्टिकल के रूप में समझने का प्रयास करें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर ये अगर अपने पास कोई लिक्विड है, जब लिक्विड है तो इसका कुछ न कुछ वाष्प दाब रहा होगा, और इसका जो वाष्प दाब है इसी पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसके वाष्प दाब के इस समय ये ठोस है और ये लिक्विड द्रव है। जिस समय ठोस का वाष्प दाब जो द्रव है, द्रव का वाष्प दाब ठोस के उसकी ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब है उसके बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग जानेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से, अर्थात तो वह हिमांक कहलाता है। अब हिमांक में कमी किस तरीके से होती है इसको समझते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने बात की आपसे, ये मेरे पास कोई शुद्ध द्रव है, इसको मैं सॉल्वेंट मान रहा हूं। ध्यान रखना, इसका जब ये द्रव पदार्थ है तो कुछ न कुछ इसका वेपर प्रेशर, अर्थात कुछ न कुछ इसका वाष्प दाब रहेगा, और जब ये वाष्प दाब रहेगा, अब आप इससे लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे इसको गर्म करते थे। गर्म क्यों करते थे? क्योंकि इसकी वेपर्स बनाने के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं, मुझे यहाँ इसको गर्म नहीं करना। अब मैं जब गर्म करता था तो इसको हीट देता था, परंतु हमने इसे गर्म नहीं कर रहा। अब इसमें से हीट निकालना है, मुझे हीट को रिलीज करना है। जब आप हीट रिलीज करेंगे इसका मतलब है इसे आपको ठंडा करना पड़ेगा। जब आप इसे ठंडा करते हैं तो जिस टेम्परेचर पर ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ से मतलब है जमना प्रारंभ हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं हिमांक। और ये क्या है? शुद्ध। और शुद्ध होगा तो T नॉट लगाओगे, और F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अर्थात जो उसका हिमांक है, उसको हम लोग TF नॉट के नाम से जानते हैं। अब आपने क्या किया कि ये शुद्ध जो था इसमें कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। सपोज आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको भी मैंने ये मान लिया कि जो आपके पास शुद्ध था इसको सॉल्वेंट A मान लेते हैं, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे T नॉट F। मैंने कहा आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक आपने नमक लिया, नमक का चुटकी भर पाउडर लिया और उसको इसमें डाल दिया। जैसे आप इसे इसमें डालते हो तो डालने पर अब आप एक चीज नोटिस करें, क्या ये, क्योंकि आपने इसमें नमक डाल दिया तो बन गया विलयन अर्थात सॉल्यूशन, क्या अब ये उसी तापमान पर जिस टेम्परेचर पर पहले फ्रीज हो रहा था, क्या अब ये उसी पर फ्रीज होगा? नहीं, अब ये उस टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होगा। इसका मतलब है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। जब इसमें आपने कोई सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल अर्थात जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, ठीक है ना, नमक है, इनको आपने इसमें मिला दिया, तो इसको मिलाने से इसका जो वाष्प दाब है वो घटा, वाष्प दाब घटने के साथ साथ उसका हिमांक भी बेटे कम हो जाएगा। हिमांक जो कम हुआ, क्योंकि अब ये बन गया क्या, अब ये बन गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर दोनों चीजें हैं
जब ये दोनों होंगे तो इस समय ये बन गया सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन का वाष्प इस समय क्या पहले के जितना होगा? नहीं, पहले से कम होगा। अब इसमें से आपको हीट रिलीज करनी है, बिकॉज क्यों हीट रिलीज क्यों करनी है? क्योंकि अब इससे हमें फ्रीज करना, जमाना है, और जब आप इसे जमाओगे, फ्रीज करोगे, इसका मतलब है जितना पहले टेम्परेचर पर हो रहा था अब ये उस टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होगा, अर्थात तो उससे लो टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, और जिस लो टेम्परेचर पर फ्रीज होगा उसको हम लोग कहेंगे TF। बिकॉज क्यों? क्योंकि अभी किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में ए और बी दोनों, ए का मतलब है सॉल्वेंट जो कंपोनेंट था, और बी का मतलब सॉल्यूट, दोनों जो कंपोनेंट है वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF हो जाएगा। और इन क्योंकि पहले जो सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, और जो अब TF है जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं उसका जो TF है वो कम हो गया। इसका मतलब है इसमें जो होने वाली कमी है उसी को जानते हैं हम हिमांक के अवनमन के नाम से, इसे डेल्टा TF के नाम से जानेंगे, और ये हो जाएगा TF नॉट, क्योंकि ज़्यादा था और कम कौन सा था? ये TF। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसी अंतर को जानेंगे हम हिमांक के अवनमन के नाम से। आइए समझते हैं इसको ग्राफिकल मेथड के माध्यम से। आप इसे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरफ आपने टेम्परेचर को मेंशन किया हुआ है, इस तरफ बेटे क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, और थोड़ा साइज नीचे नहीं दिख रहा है, इस तरफ टेम्परेचर और इस तरफ बेटे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब है वाष्प दाब। अब आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट था, इस तरीके से प्योर सॉल्वेंट, हमने ये मान लिया इस समय यहां इस कंडीशन में ये जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब है, ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वाष्प दाब है, प्योर सॉल्वेंट का ये वाष्प दाब। ध्यान ये रखना है कि ये कौन से फेस में है? अभी लिक्विड फेस में, अर्थात द्रव अवस्था में। अब आपको इससे हीट रिलीज करनी है, क्यों? क्योंकि आप इसे जमाना चाहते हैं, अर्थात इसको फ्रीज करना चाहते हैं, और जब फ्रीज करेंगे तो इसमें से हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी, हम ये मान लेते हैं कि ये इस टेम्परेचर पर आकर यहाँ आकर के हीट रिलीज होते होते एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि यहाँ से ये कौन से फेस में था? यहाँ तक भी कायम रहा, ये लिक्विड फेस में, और लिक्विड फेस में आने के बाद इस टेम्परेचर पर आकर के ये सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन ये सीधा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फेस। अभी बात चल रही है प्योर सॉल्वेंट के लिए। इस समय जिस टेम्परेचर पर ये फ्रीज हुआ प्योर है, इसको हम लोग मान लेंगे TF नॉट, ठीक। अब आपने क्या किया? इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बेटे मतलब है अवाष्पशील विलेय पदार्थ। जैसे ही आप इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो आप पाते हैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर इसका जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम से घट जाएगा। सपोज इसका वाष्प दाब हम मान लेते हैं ये पहले ये था, अब इसका जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा। अब जब वाष्प दाब घट गया, अब आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं, क्या ये उसी टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब है ये धीरे धीरे करके फ्रीज होना स्टार्ट होगा, और ये इसकी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा इस टेम्परेचर पर। मान लो ये इस टेम्परेचर पर आकर यहाँ एग्जिस्ट कर गया। अब इस पर ये सॉल्यूशन है जिसमें हमने कुछ भी, सपोज नमक मिला लिया एक चुटकी, या ग्लूकोज मिला लिया, या सुक्रोज मिला लिया, उस पर जाकर के ये फ्रीज हो गया। अब ये क्या बन गया? सॉल्वेंट में आपने क्या मिला दिया? सॉल्यूट मिलाया। जब सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिला दिया, इसका मतलब क्या बन गया? विलयन। और उस समय हम उसको कंसिडर करते हैं TF।
TF का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन का है। अगर आप TF की जगह TS लिखोगे तो भी चलेगा। TS का मतलब है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन का इन दोनों का जो डिफरेंस है, अर्थात पहले जो टेम्परेचर था सॉल्वेंट के समय पर वो ज्यादा था, अब जो टेम्परेचर है वो घट गया, तो इसमें जो होने वाली घटाव अर्थात जो इसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है, जो कमी हो रही है, इसी कमी को हम मेहमान के अवनमन के नाम से जानते हैं, जिसे हम डेल्टा TF के नाम से जानते हैं। अगर ये डेल्टा TF क्या हो गया, TF नॉट माइनस TF, अगर हम ग्राफिकल मेथड से समझें, मैं ये कह रहा हूँ आपने अब तक इसमें जो भी चीज डाली, जो भी सब्सटेंस डाला, अब मैं कहता हूँ कि इसमें 1 चम्मच उसका अमाउंट और बढ़ा दो। जब 1 चम्मच और बढ़ाओगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो वास्ताव है वो और घट जाएगा। वास्ताव घटने के बाद आप देखेंगे सिचुएशन अब तक आ रही है, ये सिचुएशन और बदल जाएगी, इसका मतलब टेम्परेचर कहाँ जाएगा, और ज्यादा डाउनफॉल हो जाएगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज्यादा घटेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इसमें सॉल्यूट अर्थात नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हो, वैसे वैसे जैसे जैसे आप उसमें 1 चम्मच और बढ़ाओ तो वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और घटता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटता जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उसको हम लोग जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। आइए अब इसको हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में समझते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। जब आप इसे एक्सपेरिमेंटली समझते हैं तो बोला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात उसमें होने वाली जो कमी थी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, जिसे स्मॉल m से नोट करते हैं। यू नो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जो हिमान का अवनमन है वो मोललता के समानुपाती होता है। अगर हम इसको डेल्टा TF से नोट करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल m से तो कह सकते हैं डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m मोलरिटी के। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं KF, वेयर KF इज इक्वल, यहाँ जो बेटे KF है ये कहलाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसका मतलब है मोलल अवनमन स्थिरांक के नाम से हम इसको जानते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। अगर इसको डिफाइन करें KF को तो किस तरीके से बताएंगे, अभी यूनिट निकालते हैं। KF इज इक्वल डेल्टा TF ओवर स्मॉल m। यूनिट क्या बनी, डेल्टा TF का मतलब टेम्परेचर है केल्विन, ये m है। m का मतलब क्या है, मोललिटी, अर्थात इसकी यूनिट क्या होती है मोलल, और मोलल को क्या कहते हैं मोल पर केजी। तो ये अपॉन में है तो मोल पर केजी ऊपर, तो ये कह सकते हैं यहाँ से यदि समझ लो केल्विन ओवर मोल, तो ये रहा, और पर केजी नीचे आएगा तो केजी जो चौथे नंबर के रूप में ऊपर चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो मोल है ऊपर जैसे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो कहेंगे केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम, उसको ठीक से लिख लेते हैं तो बनेगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इस तरीके से अगर आप चाहो तो सीधा केल्विन मोलल इनवर्स के नाम से भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा समझते हैं इसको। मैंने बताया KF इंटू स्मॉल m, ठीक है। यहाँ से अगर ये मोललिटी की वैल्यूज होगी, अगर हम ये मान लें कि कोई भी अपने पास ऐसा सॉल्यूशन हो
जिसकी मोलरिटी अर्थात जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी के टर्म्स में 1 मोलल होगा। कितनी? इफ फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू स्मॉल m। अगर हम ये मान लें कि जो स्मॉल m है अगर इसकी वैल्यू मान लें 1 मोलर, अर्थात जो मोलरिटी है वो 1 मोलर हो। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा क्योंकि मोलर क्या होता है बेटे? 1 मोलर है 1 मोल पर केजी, क्योंकि यूनिट होती है मोलर को हम लोग कहते हैं मोल पर केजी में। मैं ये स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो मोलर का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लें उसका 1 मोल डिजोल्व हो रहा हो 1 केजी में, इस तरीके से या ये कह सकते हैं मोल की बात है। इसका मतलब है अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, जैसे यूरिया लिया हमने, तो हम यूरिया लें तो ये कह सकते हैं कि जो 60 ग्राम यूरिया है, अगर हम इसको 60 ग्राम यूरिया को 1 किलोग्राम या कह सकते हैं कि 1000 ग्राम जो पानी है जल, अगर उसमें घोल दें तो उसके बाद जो यहाँ से उसकी मोलरिटी आएगी वो 1 मोलर हो जाएगी। अर्थात इसकी जो मोलरिटी हो जाएगी वो 1 मोलर हो जाएगी। कब? जब 60 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसका जो मोलर मास है यूरिया का वो भी बेटे 60 होता है। कितना? 60। जब ये 60 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? KF के ऊपर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम KF को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि ये कब उस कंडीशन में जिस समय इसकी जो मोलरिटी है वो अगर हम 1 मोलर लें तो 1 मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो उस समय इसका जितना ये KF की जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग हिमांकित अवनमन कमी अर्थात जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला डिप्रेशन है वो KF के इक्वल होगा। मतलब जैसे वाटर है तो मैं बात कर रहा हूँ जो KF है, KF की वैल्यू है वाटर के लिए वो रहती है बेटे 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सीधा सा मतलब है कि अगर मैं वाटर के लिए बात कर रहा हूँ तो यहाँ से जो इसमें होने वाला अवनमन है अर्थात तो जो विलयन था उसमें जो होने वाला अवनमन है कब? जब हमने 60 ग्राम यूरिया को लिया और 60 ग्राम यूरिया को लेने के बाद उसे 1000 ग्राम वाटर में मिलाया, तब उस समय जो उसमें कमी आएगी, मैंने जल यहाँ विलायक के रूप में लिया है, इस बात को ध्यान रखना, उसमें जो आने वाली कमी है वो नेगेटिव आएगी। अर्थात उसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध जल है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अर्थात 273 केल्विन होता है। और जब 273 केल्विन होता है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो KF की वैल्यू 1.86 है, इसका मतलब डेल्टा TF जो रहेगा उस समय कितना होगा? 1.86 केल्विन रहेगा। इसका मतलब उसमें इतने की गिरावट आ जाएगी। तो जो पहले अपने पास टेम्परेचर था 273 केल्विन, जब जल 273 केल्विन पर फ्रीज होकर के बर्फ में कन्वर्ट हो रहा था, परंतु जैसे ही मैंने इसमें यूरिया मिला दिया तो अब ये उतने पर फ्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा TF है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? इसे इसमें से आप माइनस कर देंगे 1.86 और घटाओगे 4270 1.14 केल्विन। इसका मतलब है कि ये माइनस में 1.86 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। इतने पर जाकर के वो सब्सटेंस फ्रीज होगा। जैसे आपने क्या मिलाया, इसमें यूरिया मिलाने के बाद जो पानी आप उतने पर फ्रीज नहीं होने वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डिपेंड करता है इस बात पर कब ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन रहता है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन दे रखी हो कि 1 मोलर दे रखी है, और जब कंसंट्रेशन दे रखी हो कि 1 मोलर हो, तब उसका जो डेल्टा TF अर्थात डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो आप बताएंगे कि वो KF के इक्वल होगा। सीधा रिलेशन पूछता है, इसलिए ये चीज अपने को आनी चाहिए। अब बात कर रहा था मैं जो स्मॉल m है उसको मोलरिटी कहते हैं, और मोलरिटी की क्या वैल्यूज होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में मोलर मास फाइंड आउट करना कहता है कि सॉल्यूट का मोलर मास निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे उसको फिर समझते हैं। अपने पास फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू स्मॉल m। अब मैं ये मान लेता हूं कि जो मोलरिटी है, जानते हैं हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी
स्मॉल एम इज इक्वल स्मॉल डब्ल्यू इंटू एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। इस तरीके से हमने लिख दिया है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू है ये अमाउंट है जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया उसका कितना अमाउंट ले रहे हैं। कैपिटल एम डैश इसमें लिखा हुआ है, एम डैश का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपने विलेय पदार्थ लिया था उसका मोलर मास कितना है, मोलर द्रव्यमान कितना है। कैपिटल डब्ल्यू जिस विलायक में आप इसे बोल रहे हैं उसका मास कितना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना मास लिया है। ठीक, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 ओवर एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। अब अगर मैं यहाँ से मोलर मास निकालना चाहता हूँ तो एम डैश इज इक्वल के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 ओवर ये डेल्टा टी एफ इसकी जगह आ जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको मोलर मास क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो आप सीधा सीधा इस तरीके से, कैसे है, अभी कभी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 5 ग्राम ग्लूकोज को, क्वेश्चन में बोल रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो कहता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम 100 ग्राम जल में घोलते हैं, 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर अगर उसके हिमांक में कमी दे रहा है, वो कह रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, 1.5 केल्विन की कमी आती है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ दे रखा है 1.5 केल्विन और जो ग्लूकोज है वो दे रहा है 5 ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है और वो कह रहा है 100 ग्राम में। इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है, 100 ग्राम, 100 ग्राम जल में बोल रहा है तो वो सॉल्वेंट का हो गया। और स्मॉल डब्ल्यू जो नॉन वॉलेटाइल है ग्लूकोज को दे रहा है 5 ग्राम और कह रहा है कि जो ग्लूकोज दे दिया तो उसका बार यहाँ लगा देंगे और कह रहा है कि आपको KF निकालना है। इसका मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूले को लगा करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो, इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूँ कब, जब ये मोलर है। अब कई बार क्वेश्चन में आपको मोलर देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो KF है इसके टर्म्स में अगर 1000 की बजाय हम 100 लगाते हैं, इफ जो फॉर्मूला था वो हो जाएगा डेल्टा टी एफ। अब जो KF था उसकी जगह K आएगा इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000 की जगह जिस समय 100 हो जाएगा तो समझ लेना जो ये K है और KF उन दोनों के बीच रिलेशन होता है कि जो K है वो KF का 10 टर्म्स होता है और जहाँ जो KF वेयर K इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है इसको हम लोग कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक के नाम से इसको जानेंगे। ये एम डैश और बाकी सारी चीजें वही रहने वाली हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जो K है KF का 10 टर्म्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, मोलर वर्ड यूज करेगा तो मोलर के हिसाब से। अब हम लोग 1 मिनट और लेंगे, हम थर्मोडायनामिकली बात कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। अगर हमें थर्मोडायनामिकली KF की वैल्यू निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो KF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है KF इज इक्वल, जो भी ये कंपटीशन में जनरली सीधा पूछ लिया जाता है, KF इज इक्वल R का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट है। M क्या है, उसका मोलर मास है, जो भी आपने सॉल्यूट लिया है उसका मोलर मास है, इनटू फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब मैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जब निकाल रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस समय हमें क्या निकालना है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालना है। तो उसके लिए R इंटू M का मतलब मोलर मास इंटू TF नॉट का मतलब है जो आपके पास शुद्ध विलायक था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसका स्क्वायर ओवर 1000 इंटू यहाँ जो डेल्टा H अब मैं लिख रहा हूँ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन है। इसका मतलब है ये गलन जो आपके पास गलन की एंथैल्पी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकालते थे तो यहाँ आ जाता डेल्टा फ्यूजन की जगह वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो वेपराइजेशन की आती थी, ये आपका फॉर्मूला है जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। अगर यहीं से K भी निकालना होता, पहले लास्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अगर K भी निकालना होता तो इस तरीके से लिख सकते थे, R सेम रहता इंटू M, वहाँ जो T नॉट F है उसकी जगह T भी हो जाता स्क्वायर ओवर 1000 इंटू
जो हीट है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब वाष्पन की एंथैल्पी हम लोग यूज करते हैं। ठीक, यहाँ क्या क्या होता है समझ लेते हैं। न्यूमेरिकली आपको फोकस करना है कि आपको पता ही है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसके बाद आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोलर मास एंड एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया उसका मोलर मास कितना है वो, और टी एफ नॉट, इसका मतलब है ये आपका जो सॉल्वेंट लिया था उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसकी बात की जा रही है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट उसको ले लिया, और डेल्टा एच फ्यूजन, इसका मतलब है ये है एंथैल्पी, या कह सकते हैं फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये गलन की ऊष्मा है। इस तरीके से अगर ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं तो आप आसानी से KF की वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरली ध्यान रखना क्वेश्चन में आता है वाटर के लिए, तो वाटर के लिए इस बात को आपको याद करके रखना है, ये जो वैल्यूज है वो 1.86 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स होती है। इसे याद करेंगे, इसलिए याद करेंगे क्योंकि वैसे तो जनरली क्वेश्चन में दे रखा है, ये डिवाइडर में नहीं दिया होता है, तो आप इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसको, जो हमने अब तक डेरिवेशन की उनको बार बार करके देखने की आवश्यकता है। या किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट